बच्चों, वेलकम टू मैथ्स लर्न चैनल और मैं हूं आपके साथ अरूप सर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के मेंसुरेशन। मेंसुरेशन हो सकता है ये मेंसुरेशन जो शब्द है ये आपके लिए नया है, लेकिन आप लोग पिछले क्लास में पढ़े आए हैं एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर क्लास 7 तक तो थोड़ा ब्रेन भी मैच्योर रहता है और हम समझते हैं कि हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं पेरीमीटर कब निकालते हैं और एरिया कब निकालते हैं। देखिए, हमारा बोर्ड बहुत छोटा है, बोर्ड छोटा है इसलिए बड़े बड़े सम्स मैं लिख नहीं पाऊंगा। बोर्ड पर जगह कम है, इसका मतलब क्या है? सर के बोर्ड का एरिया छोटा है। एरिया छोटा है, एरिया मतलब हमारे बोर्ड का जो लिखने का जगह, जितना हम जगह मिल रहा है, द स्पेस ऑन द सरफेस ऑफ द बोर्ड इज कॉल्ड द एरिया। हो सकता है आपको अभी समझ में आ रहा है। एक बोर्ड बनने में जितना हमें ये व्हाइट सनमाइका लगा है, ये है हमारा एरिया। The white surmica on the board is the area of the board. Clear? और देखिए, इस बोर्ड के चारों तरफ एल्यूमिनियम का चैनल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एल्यूमिनियम का चैनल। तो ये एल्यूमिनियम का चैनल जब मैंने लगाया तो बीच में लगाया क्या? बीच में तो नहीं लगाते हैं, इसको क्या करते हैं? साइड साइड में लगाते हैं। और साइड साइड में लगाए तो इसका बाउंड्री और अराउंड द बोर्ड जब हमने इसको किया तो पेरीमीटर, इसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। जब हम इसके बाउंड्री के बारे में बात करते हैं तो इसे हम पेरीमीटर कहते हैं, क्योंकि जब जो बोर्ड बना रहा था उसने इस बोर्ड का यहां से यहां मेजरमेंट लिया, इसका फिर ये सोच लिया ये जितना है इसका मेजरमेंट सेम है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप है और रेक्टेंगुलर में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसलिए इसको एक बार मेजरमेंट लेने के बाद दूसरा का मेजरमेंट उसने नहीं लिया। तो ये जब हमारे देख लिया कि भाई ये 3 फीट है, 3 फीट है, इसका लेंथ कितना है? 3 फीट है। तो इधर का लेंथ और नीचे का लेंथ अलग नहीं होगा, बिकॉज दिस इज ए रेक्टेंगल। अब इसको विड्थ का भी ले लिया, विड्थ बोलिए या तो ब्रेथ बोलिए, इसको BREADTH ब्रेथ और विड्थ भी बोला जाता है। तो इसको देख लिया कि ये तो 2 फीट का है, इधर ही मेजरमेंट लिया, इधर का मेजरमेंट उसने लिया नहीं, क्योंकि वो जब ऐड करेगा तो इस चैनल का और इस चैनल का 2 टाइम्स कर देगा और इसका भी और एक तरफ का लेके 2 टाइम्स कर देगा और फिर एडिशन करके वो निकाल लेगा हमारा पेरीमीटर। इसलिए आप पढ़ते आए हैं पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 2 टाइम्स L, 2 टाइम्स L प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ, 2 टाइम्स ब्रेथ। 2 टाइम इसको स्क्वायर करने से 12 हो जाता है और फिर उसके साथ इसको और इसको ऐड कर दीजिए, 2 भी हो जाएगा और दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमारे चारों जो साइड्स है उसका सम निकल गया। तो इसी का हम जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के 2 को कॉमन ले लेते हैं और L प्लस B करते हैं तो बच्चों को ये फॉर्मूला मिल जाता है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। तो हमें रटने का जरूरत नहीं है, अगर हम समझ जाते हैं पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर तो हमारे चारों तरफ का बाउंड्री होता है, इसलिए साइड्स को तो ऐड करना है और इसके अलावा कोई काम नहीं। तो ये 2 इंटू L प्लस B होता है। कोई भी बोलेगा कि हमारा एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप का जमीन है तो उसको हमें पेरीमीटर निकालना है,
देखिए, अगर देहाती भाषा में बोलेगा कि हमको चारों तरफ घेरना है, चारों तरफ अगर घेरते हैं एक वर्ड से यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे। और आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं सीबीएसई कोर्स में, तो आपको समझ में आता है इस जो घेरने का बात करते हैं इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। यानी कि हम अगर ये ट्रायंगल है ABC, तो इसके ए साइड AB और BC और CA, इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा पेरीमीटर। तो कोई मुश्किल का बात नहीं है, पेरीमीटर चीज को दिमाग में एकदम बैठा लेना चाहिए। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल ही होता है। अरे सर ये क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है। हाँ होता है, ऐसा रेक्टेंगल जिसका चारों साइड इक्वल है। देखिए, रेक्टेंगल का डेफिनेशन अगर है तो ये है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, इसका ऑपोजिट साइड इक्वल है, और ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो स्क्वायर भी एक है रेक्टेंगल, तो ऐसा रेक्टेंगल जिसका ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। चलिए, अगर हम इसका एल वेरिएबल दिए हैं एग्जांपल, तो इसको हम कर देते हैं एस, तो बच्चों को आइडेंटिटी याद करने में आसानी होता है। तो हमने जैसे ट्रायंगल का ऑल साइड्स सम करके निकाल लिया पेरीमीटर, इसका भी पेरीमीटर स्क्वायर का क्या निकल जाएगा, हर साइड को इससे इसको, इससे इसको, और चारों को अगर ऐड करते हैं तो s प्लस एस प्लस एस प्लस एस, 4 बार अगर इसको ऐड करते हैं तो हम 4 इंटू एस निकलता है। यानी कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4 इंटू एस। तो ये कोई भला रटने की चीज तो है नहीं, ये सिर्फ एक बार समझ लेने से आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है। चलिए, तो हम ये तो समझ लिए पेरीमीटर, हम बाउंड्री बोलिए, फेंसिंग बोलिए, हाँ, चारों तरफ दौड़ रहा है कोई बच्चा, इसको बोलिए, तो सब में हमें क्या लगाना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सारे साइड्स का सम। इसलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी कैसे हुआ मैंने बताया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू एस होता कैसे आपने देखा, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल भी ऑल साइड्स का सम कैसे होता है बताया। बाद में भी थोड़ा और भी आइडेंटिटीज आते रहेंगे, हम हर आइडेंटिटीज के बारे में आपको बताते चलेंगे कि आइडेंटिटीज आए कैसे। आप अगर एग्जाम में भी भूल गए तो आप खुद से आइडेंटिटी बना सकते हैं, बना के आपके पढ़े हुए चीज को रिकॉल कर सकते हैं। चलिए, अब हम करते हैं इसका एरिया। बच्चों समझ लो, ये 5 यहां से यहां आपका 5 सेंटीमीटर का है, यहां भी यहां से 5 सेंटीमीटर है, एंड सो ऑन, ये भी 5, ये भी 5। तो इसको हम बोलते हैं, ये एक स्क्वायर है जिसका ईच साइड 5 सेंटीमीटर है। चलिए, ये 5 सेंटीमीटर को हम 1 2 3 4 5 डिवीजन कर दिया। यानी कि आपका ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1, ये 1, ये 1 हो गया ना। अब अगर इधर भी हम इसी तरह से 1 2 3 4 एंड 5 कर दें। अब हम छोटा छोटा लकीर खींच देते हैं, स्ट्रेट लाइन। हाथ से कर रहे हैं इसलिए गड़बड़ हो सकता है, लेकिन हम ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं
देखिए हम 5 सेंटीमीटर ईच साइड जो था ए स्क्वायर विच इज 5 सेंटीमीटर साइड, तो इसको मैं क्या किया, इसको एक एक सेंटीमीटर का, ये एक ऐसा स्क्वायर है, इसका 1 है, ये भी 1 है, तो ये बन गया ना इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऐसे समझिए 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक एक हमारा क्या हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर बीच में। तो आप गिन लीजिए हमारे पास कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 1 1 1 1 1 5 5 10 15 20 एंड 25। तो हमारा ये पूरा हो गया 25 कैसा स्क्वायर, 25 स्क्वायर बन गया। 25 ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, या तो आप लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के ऊपर 2 दे दीजिए, दोनों चलेगा। अब देखिए 25, क्या 5 को स्क्वायर करने से 25 आता है 5 5 25। और सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 2 बार होता है, इसलिए सेंटीमीटर को भी हम अंदर लिख सकते हैं। यानी कि 5 सेंटीमीटर अगर हमारा एक साइड रहता है तो इसका हमें टोटल एरिया, मैंने बताया था ब्लैक बोर्ड को भी आप ऐसे अगर डिवाइड कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर में, तो आप निकाल सकते हैं कि हमारा ब्लैक बोर्ड का कितना एरिया है। तो हमारा बन गया एरिया ऑफ स्क्वायर इज, साइड का जो मेजरमेंट होता है उसको स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देख रहे हैं आप सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों राइट है। इसलिए अब से आप जब भी एरिया का डिटरमाइन करेंगे, जब भी एरिया निकालेंगे, आप जरूरी देखेंगे यूनिट क्या है, और यूनिट का मैं स्क्वायर डाला कि नहीं। अगर स्क्वायर नहीं डालते हैं टीचर लोग नाराज होते हैं और आपका नंबर कम हो जाता है। तो जब भी एरिया आप देखें तो आप उसका यूनिट जरूरी उस यूनिट का स्क्वायर डालेंगे। स्क्वायर का मैं बता दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर। सर्कल के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा है सर्कल, अच्छा नहीं बना, ठीक है अब तो लग रहा है। तो सर्कल ऐसा होता है, सर्कल के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको सेंटर कहते हैं। सेंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेंटर सभी सर्कल पर जितना भी पॉइंट है उससे इक्वल डिस्टेंस होता है। यानी कि यहां से अगर O है, ये OA है, ए पॉइंट है सर्कल पर, तो OA का जो डिस्टेंस है, यहाँ B है, B का भी डिस्टेंस सेम होगा। और इस OA और OB इस तरह के सारे जो लाइन सेगमेंट रहते हैं जो सेंटर से जाते हैं और किसी पॉइंट सर्कल पर टच करते हैं, उसे हम रेडियस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रेडियस। ये आप क्लास 7 में 6 में पढ़ चुके हैं। इसलिए
एरिया ऑफ सर्कल ऐसे आप याद रखेंगे पाई इंटू आर स्क्वायर होता है, और आपकी किताब में दिए रहेंगे पाई का वैल्यू होता है 22/7। ये अप्रोक्स वैल्यू होता है 22/7, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है इंटू आर स्क्वायर। तो आर आपका जो दिया रहेगा उसका आप स्क्वायर कर देंगे, और आर और डायमीटर का तो मालूम है, फिर से करते हैं। ये पूरा अगर सेंटर से गुजर रहा है तो इसे डायमीटर कहते हैं, और ये हो गया डायमीटर का आधा। इसलिए अगर किसी सवाल में आपका दिया रहेगा डायमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और आपको निकालना है आर, क्या करेंगे d/2, 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ये इसलिए बता दिया कि कभी कभी मैथ में दिया रहता है डायमीटर इतना है तो आपका सर्कल का एरिया निकालिए। बच्चों बोलते हैं कि डायमीटर दिया हुआ था, रेडियस का फॉर्मूला तो हमारे तो फॉर्मूला में रेडियस है, तो मैं करता क्या, मैथ छोड़ के आ गया। नहीं, डायमीटर दिया है इसका मतलब है आप रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर करके निकाल लिए। अब हम रेडियस का वैल्यू यहां पर पुट करके एरिया ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज 11.1 में बेसिकली आपको ये 3 से ही डील करना है। एक्सरसाइज 11.2 में कुछ और भी फॉर्मूलेज आएंगे, तो हम एक साथ ही फॉर्मूले बताने से बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर आप फॉर्मूले को लर्न करते जाएंगे तो आपके लिए हो जाएगा बहुत इजी। हाँ, क्योंकि चींटी भी जब हाथी को खाता है तो धीरे धीरे खाता है, एक बार में खाएगा तो उसका पेट फट जाएगा, है ना। तो करते हैं हम एक्सरसाइज 11.1 का कुछ सम्स। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 11.1 का पहला सम आ गया, और पहला सम ही है बड़ा मजेदार। क्यों मजेदार? A square and a rectangle filled with measurements as given in the figure। तो फिगर में देखते हैं, फिगर में सिर्फ एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, और स्क्वायर का एक साइड दिया हुआ है 60 मीटर, और रेक्टेंगल का जो सिर्फ लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ का कोई अता पता नहीं है। और पूछ रहा है दे हैव द सेम पेरीमीटर, यानी कि इसका और इसका पेरीमीटर इक्वल है। व्हिच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया? दिया हुआ है पेरीमीटर सेम है, और पूछ रहा है कि किस फील्ड का एरिया ज्यादा है। बच्चों, उम्मीद करते हैं आपने नोटबुक और पेन पेंसिल सब कुछ खोल कर रखा है, आपका टेक्स्ट बुक सामने खुला हुआ है, और आप देखिए कि आप कुछ वीडियो को पॉज करके आप सोचिए कि आपको करना क्या है। पहले निकालना है हमको दोनों का एरिया, दोनों का एरिया निकालना है। और दिया हुआ है क्या, कुछ दिया हुआ रहेगा, देखिए कुछ सुराग दिया हुआ रहेगा। सम क्लू इज ऑलवेज गिवन इन द सम। इस क्लू को पकड़ना है। गिवन यहां पर दिया हुआ है दे हैव द सेम पेरीमीटर, ये है आपका कीवर्ड। दिस इज अ क्लू। गिवन पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो चलिए, इसका पेरीमीटर निकालना आसान है, लेकिन इसका आसान नहीं है, क्योंकि इसमें b का पता नहीं है, सिर्फ l दिया हुआ है। हमें मालूम है 2 इंटू ब्रैकेट में l प्लस बी होता है। अगर b नहीं रहे, हमें इसका पेरीमीटर कैसे पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता है। इसलिए हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं, जो होता है 4 इंटू साइड।
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, और हमें दिया हुआ है वन साइड इज 60 मीटर, तो 4 इंटू 60 इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यानी कि हमारा निकल गया पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 4 इंटू 60। इसी को लेफ्ट साइड राइट साइड ऑल्टरनेट कर दिया। अब आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद है, क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 4 इंटू 60। तो देखिए 2 से दोनों तरफ अगर डिवाइड करते हैं तो एल प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? 2 से इधर भी डिवाइड किया, 2 से इधर भी डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल हो गए, एल प्लस बी हो गया, और यहां पर क्या हो गया? 2 टू 4, यानी कि 120, 16 टू 2 120। यहां पर एल कितना दिया हुआ है? 80, प्लस बी कितना दिया हुआ है? नहीं मालूम, तो बी को बी लिख देते हैं, इक्वल टू 120। इक्वेशन तो मालूम है ना, इक्वेशन का वीडियो आपने ठीक से देखा होगा, तो इसलिए इक्वेशन का मैं वीडियो पहले बनाया ताकि आपको ये पता चले कि यहाँ पर 80 का मतलब है प्लस 80, और प्लस 80 जब इक्वल टू का इधर साइड चेंज करता है तो ये अपना साइन चेंज करता है। b इक्वल टू 120 तो राइट साइड को था, लेकिन प्लस 80 राइट साइड को जंप लगाया, तो जंप लगाने के लिए साइन को चेंज करना पड़ता है। तो हमारा b हो गया 40 मीटर। तो हमने b को 40 मीटर निकाला, लेकिन क्यों निकाला अब तक तो आपको पता चल चुका है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? Which field has larger area? इसका भी एरिया निकालना है और इसका भी एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इस क्लू के मदद से हमें क्या निकल गया? इसका ब्रेथ निकल गया, रेक्टेंगल का ब्रेथ निकल गया। अब तो आप दोनों का एरिया निकालिए, कंपेयर कीजिए और बता दीजिए कौन सा एरिया आपका बड़ा है। तो चलिए कर देते हैं। ए में है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर यानी कि 60 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका 3600 मीटर स्क्वायर। और बी फिगर में है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी, एल है आपका 80 और बी है 40। 4 8 जा 32 और 2 0, तो 2 0 को हम लगा लेते हैं। 4 8 जा 32 और 2 0 बाद में 32 के पीछे लग जाएगा, तो ये हो गया इतना मीटर स्क्वायर। आप देख लीजिए 3600 इज ग्रेटर देन 3200, इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। है ना अच्छा सवाल? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मजेदार है, मैथ करने में मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, फर्स्ट क्लास। तो स्टूडेंट्स हम सेकेंड मैथ करते हैं, एक्सरसाइज 11.1 के। मैथ का जो डिस्क्रिप्शन है थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ नहीं लिखा, लेकिन आपके पास किताब तो खुली होगी तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मिसेस कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट विथ ए मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। देखिए इनके पास जो प्लॉट है ये कैसा है? एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, इस फिगर में दिखाया गया है, और स्क्वायर का
चारों साइड इक्वल होते हैं और यहाँ दिखाया गया है ये क्या है 25 मीटर है, तो 25 मीटर ईच साइड है। उसके बाद शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, तो उनको क्या करना है, उनको इस प्लॉट के अंदर में एक हाउस बनाना है। शी हैज टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। अब प्लॉट के अंदर जब बनाएगा और हाउस का भी मेजरमेंट दिया हुआ है, उनको कितना करना है 20 मीटर और 15 मीटर का एक हाउस बनाना है। 20 बाई 15 इसका मतलब है 20, देखिए 20 लेंथ हो गया और 15 विड्थ हो गया। इसका मतलब ये हाउस जो है रेक्टेंगल बनने वाला है। ए गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, तो ये हाउस के लिए रख लिया समान जगह और बाकी क्या है, बाकी उनको एक गार्डन बनाना है। ए गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, ये देखिए ये पूरा प्लॉट है और अंदर में ये हाउस बनेगा, तो हाउस के चारों तरफ क्या है गार्डन बनाने वाला है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। तो इन सवालों को हम करते कैसे हैं, देखिए एक आप ज्योमेट्रिकली आप देखिए, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर में आपका एक ऐसा रेक्टेंगल है, तो ये बाकी जो है ये जो एरिया है ये है गार्डन के लिए। तो अब देखिए आपको अगर ये पोर्शन आपको निकालने के लिए देगा तो आप क्या करेंगे, ये टोटल स्क्वायर को आप हाथ में ले लेंगे, यानी कि आपको टोटल एरिया आपको मिल गया। अब उसको क्या करेंगे, इस छोटे वाला जो पोर्शन है इसको बीच से काट के फेंक देंगे, तो आपके हाथ में क्या रह जाएगा, ये कागज का ये शेडेड वाला पोर्शन रह जाएगा। तो हमें मैथमेटिकली यही तो निकालना है कि हमें ये जो हाउस और बाहर वाला जो ये रेक्टेंगल है और बाहर में एक स्क्वायर है, इसके साइड में जो रिमेनिंग एरिया है उसको निकालना है। तो अब देखिए आप इसको भी इसी तरह से करेंगे, ये बाहर वाला को पूरा एरिया निकाल लेंगे, अंदर वाला का एरिया निकाल लेंगे और बाहर वाला से अंदर को आप माइनस कर देंगे। चलिए करते हैं। तो आउटर एरिया जो है आपके स्क्वायर है, सो आप लिख सकते हैं यहां पर एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ द प्लॉट। ये प्लॉट कैसा है, ये प्लॉट है स्क्वायर, इसलिए हम स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला है वो लगाएंगे। साइड इंटू साइड आपको मालूम है 25 इंटू 25 मीटर स्क्वायर, यानी कि हो गया 625 मीटर स्क्वायर। अब अंदर में एक रेक्टेंगल है, इसलिए एरिया ऑफ द हाउस यानी कि रेक्टेंगल, हम देख रहे हैं रेक्टेंगल है, इसलिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इंटू ब्रेथ 20 इंटू 15 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 300 मीटर स्क्वायर। अब हमारा गार्डन क्या है, गार्डन है ये बाहर वाला से अंदर को माइनस करना है, तो एरिया ऑफ गार्डन एरिया ऑफ द प्लॉट माइनस एरिया ऑफ द हाउस, यानी कि 625 माइनस 325 मीटर स्क्वायर। अब आपको गार्डन को डेवलप करना है, इसके लिए खर्चा आने वाला है और बताया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है
55 रुपीज, यानी कि कॉस्ट फॉर डेवलपिंग द गार्डन कितना है, ₹55 पर मीटर स्क्वायर। देखिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए 55 रुपया, तो 325 मीटर स्क्वायर के लिए 55 इंटू 325, दिस मच मनी इज रिक्वायर्ड, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो हमने पहले पूरा प्लॉट जो आपका स्क्वायर शेप का है उसको निकाला, और फिर हाउस जो है अंदर में उसका रेक्टेंगुलर शेप है उसको निकाला, और बाहर में से अंदर को माइनस कर देने से हमारी ये गार्डन का जो रिमेनिंग एरिया है वो निकल गया। उसके बाद तो आप एक्सपेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड करते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट सवाल है, द शेप ऑफ ए गार्डन, गार्डन ऐसा शेप का है, इज ए रेक्टेंगुलर, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल। जो एक गार्डन का शेप है ये मिडिल में तो रेक्टेंगल है, एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड ऑफ एज शोन इन द डायग्राम, और इसका एंड जो है सेमी सर्कुलर है, यानी कि हाफ सर्कल है। इस साइड में भी सेमी सर्कल है, इस साइड में भी सेमी सर्कल है। वो गार्डन का शेप कैसा है, बीच में रेक्टेंगुलर है और ये एंड में सेमी सर्कल है, इस एंड में भी सेमी सर्कल है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। अब इस गार्डन का जो ना ही आपका स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है, तो इसका टोटल का एरिया निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है। चलिए इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट सम्स है क्योंकि इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट लगते हैं, एक तो ये रेक्टेंगल का और दूसरा आपका सर्कल का। सेमी सर्कल क्या है, सेमी सर्कल भी तो सर्कल का हाफ होता है, इसलिए इसमें सर्कल का फॉर्मूला लगने वाला है। तो इसमें पहले हम एरिया निकालते हैं, हमें एरिया पूछा है तो एरिया निकालते हैं। तो बच्चों इसमें 3 सा एरिया है, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, 2 सेमी सर्कल हो गया और एक भी बीच में हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर पोर्शन है। तो पहले रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें तो इसका लेंथ नहीं है। देखिए ब्रेथ तो समझ रहे हैं, ये गार्डन ये दिया हुआ है, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 7 मीटर है, तो जरूरी ये 7 मीटर है, ये तो समझ गए। लेकिन इसमें जो ये गार्डन का टोटल यहां से यहां तक का लेंथ, इस पॉइंट से इस पॉइंट का लेंथ 20 मीटर है, लेकिन हमें रेक्टेंगल के लिए ये लेंथ चाहिए। ये अगर मैं मार्किंग कर रहा हूं ए एंड बी, तो ए बी लेंथ चाहिए। तो देखो बच्चों, अगर ये सेमी सर्कल है, ये अगर सेमी सर्कल है और ये है 7 मीटर, यानी कि ये सेमी सर्कल के क्या हो गया, डायमीटर हो गया। डायमीटर इज 7 मीटर, डायमीटर इज 7 मीटर। तो इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 3.5 मीटर या 7/2 मीटर। यानी कि यहां से यहां तक ओ डी अगर हम लेते हैं, ये आपका 3.5 हो गया। अब यहां से भी यहां अगर आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7.5 3.5 ही होगा, क्योंकि ये आपका सर्कल है। तो ये आप जब ये पूरा है डी यानी कि 7 मीटर, तो इसका आर हो गया, रेडियस हो गया 3.5,
यानी कि यहां से यहां डिस्टेंस जो है आपका निकल गया 3.5 मीटर। ये करने से फायदा क्या हुआ? फायदा तो हुआ, हमें रेक्टेंगल का जो लेंथ निकालने का है, रेक्टेंगल का लेंथ हमें कुछ मालूम पड़ रहा है। लेंथ इक्वल टू, ये 20 तो टोटल है, 20 हमारा टोटल एरिया है, लेंथ है, लेकिन उसमें से यहां से यहां हमारा 3.5 माइनस करना है, इधर से और लेफ्ट साइड से भी। राइट साइड से 3.5 और लेफ्ट साइड से भी 3.5 माइनस करने से हमें ये AB यानी कि रेक्टेंगल का लेंथ मालूम चल जाएगा। सो लेंथ निकल गया 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, यानी कि 20 माइनस 7 इक्वल टू 13 मीटर। मेन इसको समझने का ही है, टोटल आपका लेंथ 20 मीटर है, आपने इसका रेडियस निकाल लिया किसके सहारे? आप इसको डायमीटर है तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो रेडियस हो गया, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका ये डिस्टेंस हो गया 3.5। यानी कि आपको ये डिस्टेंस अगर निकालना है, सिर्फ रेक्टेंगल का लेंथ निकालना है, इसका मतलब 3.5 यहां से माइनस करना है और 3.5 इधर से माइनस करना है। तो दोनों को 3.5 और 3.5 को ऐड कर दिया एक ही बार में, 20 माइनस 7 13 मीटर निकल गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इसलिए एल तो है आपका निकल गया 13 इंटू ब्रेथ तो है 7। 3 7 21 91 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं है, अभी तो सिर्फ हमने ये मिडिल पोर्शन निकाला और बाकी दो जो सेमी सर्कुलर एरिया है उसका भी निकालना बाकी है। चलिए अब देखिए, दो सेमी सर्कल है, तो दो सेमी सर्कल हम अलग अलग नहीं निकाल के एक ही बार में अगर निकाल देते हैं तो 2 सेमी सर्कल मिलके हमारा क्या बनता है? 1 सर्कल बनता है। 2 सेमी सर्कल्स मेक्स 1 सर्कल। तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जब एक पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर कितना हो गया? आर हम निकाल चुके थे यहां पर 3.5, आर इक्वल टू 7/2। तो 7/2 लिखिए या 3.2 लिखिए, बात एक ही है। 22/7 पाई का वैल्यू आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2। 7/2 रखने से हमें देखा ये डायरेक्टली कट रहा है, 2 11 तो 77/2 मीटर स्क्वायर। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं 38.5 मीटर स्क्वायर। तो हमें टोटल एरिया कितना हो गया? टोटल एरिया एक तो था इसका 91 मीटर स्क्वायर प्लस 38.5, ऐड करने से आ जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर आंसर। देख लीजिए, इसके बाद हम इसको रब करेंगे, उसके बाद पेरीमीटर को भी निकालेंगे। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका पेरीमीटर। देखिए, एरिया तो निकाल चुके हैं, इसलिए आपको मालूम है इसका लेंथ, ये जो इंटरनल जो
रेक्टेंगल है, इसका लेंथ 13 मीटर आया और इसका विड्थ है, रेक्टेंगल का विड्थ है 7 मीटर। और जब हम सेमी सर्कल को डील करेंगे तो इसका रेडियस रखेंगे 7/2। 7/2 क्यों हुआ आपको समझ में आया है जब हम एरिया का सवाल कर रहे थे। अब हमें निकालना है टोटल गार्डन का पेरीमीटर क्या होगा। बच्चों बार बार पेरीमीटर हमने समझाया है। पेरीमीटर का आप फॉर्मूला को रटिए मत ज्यादा, पेरीमीटर का मतलब को समझिए। पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्री। आपको टोटल ये जो लेंथ है, टोटल लेंथ है वो कितना है, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। ये कॉन्सेप्ट पर ही आपका टोटल फॉर्मूला निकल रहा है। तो इस क्योंकि फॉर्मूला पर जब आप पेरीमीटर इसका निकालने जाएंगे आपका गलत हो जाएगा। क्या गलत होगा वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देखिए यहां से यहां, अब हम जैसे बताए कि लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, यहां से यहां मेजर कर रहे हैं, यहां से इस आर्क को मेजर कर रहे हैं, ये जो आर्क है, और फिर यहां से यहां लेंथ को मेजर कर रहे हैं, फिर ये आर्क को मेजर कर रहे हैं। तो देखिए दो आर्क, लेफ्ट वाला आर्क हमने बना लिया। अब राइट वाला आर्क को उठा के अगर यहां रखें तो देखिए हमारा ये लेंथ और ये लेंथ मिलके क्या बन गया, एक टोटल सर्कल बन गया। अब सर्कल का अराउंड द सर्कल क्या लेंथ है ये निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, अराउंड द सर्कल के लेंथ है, इसी को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो दिस इज द सर्कमफेरेंस। तो ये हमारा जब पेरीमीटर निकालने जाएंगे, जब पेरीमीटर और लिख दीजिए रिक्वायर्ड पेरीमीटर, हमें जो गार्डन का रिक्वायर्ड पेरीमीटर है, पेरीमीटर ये यहां से इसका लेंथ, यहां से इसका लेंथ, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ टू सेमी सर्कल्स। देखिए दो सेमी सर्कल्स लिखेंगे लेकिन हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, एक सर्कल का, क्योंकि टू सेमी सर्कल मिलके एक पूरा सर्कल बनता है। अब ये इतना ऐड हमें आ गया, अब क्या इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है ना। देखिए ये लेंथ और ये लेंथ हमने निकाल लिया, सर्कमफेरेंस ऑफ टू सेमी सर्कल्स। अब हमें क्या करना है, ये लेंथ और ये लेंथ को ऐड करना है। मान लीजिए ए बी है, यहाँ से यहाँ ए बी है और यहाँ से यहाँ सी डी है। तो हमें ये दोनों तो जो कर्व्ड लाइन थे उनका जो लेंथ है हमने सर्कमफेरेंस ऑफ टू सेमी सर्कल्स करके निकाल लेंगे, प्लस टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। समझ में आया, रेक्टेंगल्स। तो सर्कमफेरेंस ऑफ टू सेमी सर्कल्स यानी कि 2 इंटू 2πr/2। इतना करने का क्या जरूरत है, इतना करने का जरूरत कुछ नहीं है। सर्कमफेरेंस ऑफ टू सेमी सर्कल्स यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ वन सर्कल, इसका मतलब पाई 2πr, 2πr, r कितना है 7/2 हो गया। सर्कमफेरेंस ऑफ टू सेमी सर्कल्स हमने निकाल लिया, प्लस टू साइड्स, 2 इंटू एक साइड कितना है, एक साइड कितना है 13 मीटर है। कोई बच्चे 20 मीटर लिख देते हैं, गलत हो जाते हैं। 13 मीटर है। जब हमने पहला पार्ट इसका किया था एरिया निकालने के लिए, तो हमने देखा था कि 20 मीटर से कैसे यहाँ पर 3.5 और 3.5 को सब्ट्रैक्ट करके 13 मीटर आया। तो 2 इंटू 13, ठीक है
7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 प्लस 13 टू ज़ा 26, यानी कि 48 मीटर इसका आ गया पेरीमीटर। सवाल थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है कि यहाँ पर आपको लेंथ निकालना का रहता है, यानी जबकि आपकी किताब में हिंट में दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में जब आएगा आपके पास हिंट नहीं रहेगा। आपको हिंट चाहिए भी नहीं, आप खुद अपने दिमाग से सोच सकते हो। जो हमें पूरा लेंथ दिया हुआ है, तो हमें रेक्टेंगल का लेंथ कैसे निकालना है, यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा है और इधर भी लेफ्ट साइड को भी एक्स्ट्रा है, उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, फिर हमें रेक्टेंगल का लेंथ निकल गया। तो इस तरह से आप इस गार्डन का एरिया और पेरीमीटर दोनों निकाला। चलिए नंबर 4 देखते हैं। ए फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखिए हमारे फ्लोर पर जो टाइल्स लगे होते हैं ना, ऐसे टाइल्स लगे हुए हैं और टाइल्स का शेप क्या है, पैरेललोग्राम जैसा है। ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो इसका शेप है, ये छोटा छोटा टाइल फ्लोर में लगे हुए हैं, इसका शेप है पैरेललोग्राम का। Whose base is 24 सेंटीमीटर and the corresponding height is 10 सेंटीमीटर। बच्चों पैरेललोग्राम के लिए थोड़ा फिर मुझे बात करना है। पैरेललोग्राम क्या होता है आपने क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा इसमें रिवीजन तो करते ही हैं। तो ये अगर बेस है, इसे अगर हम बेस कहते हैं, तो इसके जो अदर साइड के, बेस के जो ऑपोजिट साइड्स के ये साइड है, इसके वर्टेक्स से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और इसे हम, और इस बेस का कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हम इसे कहते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बच्चों ने सोचता है कि ये सर नीचे है तो यही बेस है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। पैरेललोग्राम का अगर बेस आपका दिया रहेगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट देना चाहिए। आपके पास अभी क्लियर नहीं हो रहा है बात हम क्या कह रहे हैं। चलिए हम इसी पैरेललोग्राम को एक बार आपके लिए फिर से ड्रॉ करते हैं। अब सोच लीजिए मैं इस पैरेललोग्राम को घुमा दिया, ये ABCD है, ये ABCD है। यहां पर हमने क्या बोला, CD is the base and corresponding, इसको AM कर देते हैं, corresponding height is AM, it is the height। ठीक है, अब हम बेस को चेंज कर देते हैं, बेस को कर देते हैं AD, बेस हो गया AD। सर AD भी बेस हो सकता है, हाँ हो सकता है। आप ये फिगर को ड्रॉ कर लीजिए और अपने नोटबुक को टर्न कर दीजिए ताकि AB आपका नीचे आ जाए। तो अब देखिए AB के ऑपोजिट में क्या है, AD के ऑपोजिट में क्या है, BC है। BC का एक कोई भी वर्टेक्स से आप C से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया CL। तो देखिए अगर AD बेस है तो उसके ऊपर, उसके ऑपोजिट साइड से जब आप कोई भी वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उस पर, तो ये हो जाएगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग बेस। यानी कि यहां पर देखिए, यहां पर CD था तो इसका हाइट बन गया AM, और यहां पर AD बेस है तो उसका हाइट क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट CL लिखा रहेगा हाइट। ये मैं इसलिए बताया कि यहां पर एक जो टर्म आया कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का भी मीनिंग काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है, और
मुझे यही प्रयास रहेगा कि मेरा प्रयास है कि आपको हर वर्ड का मीनिंग मालूम रहे, ताकि आपको पता चलेगा आप कर क्या रहे हैं। तो इस पैरेललोग्राम का हम मेजरमेंट देख लेते हैं। अब इस पैरेललोग्राम का बेस था, बेस 24 सेंटीमीटर and corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover the floor of 1080 मीटर स्क्वायर? देखिए, एक ऐसा 1080 मीटर का, एक 1080 मीटर स्क्वायर का एक एरिया है, उसके ऊपर ऐसा छोटा छोटा टाइल्स आपको फिट करना है, ऐसा छोटा छोटा टाइल्स फिट करना है। तो सबको मालूम है, देखिए, अगर मेरे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर जगह है, तो इस पर आप क्या कितना कर सकते हैं? इस पर आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 10 टाइल्स लगा सकते हैं। यानी कि आप देखिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक टाइल्स, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो गया? नंबर ऑफ टाइल्स आपका निकल गया, टोटल था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक टाइल्स का है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना निकल गया? 10। यानी कि नंबर ऑफ टाइल्स का आप फॉर्मूला खुद से निकाल लिए हैं। नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू टोटल एरिया, ये है आपका टोटल एरिया, और टोटल एरिया से आप जब एरिया ऑफ वन टाइल को डिवाइड कर दिए, एरिया ऑफ वन टाइल को जब डिवाइड कर दिए, तो आपका नंबर ऑफ टाइल्स निकल गया। यानी कि एरिया ऑफ वन टाइल निकालना जरूरी है, इसलिए आपको एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज रिक्वायर्ड। क्या पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला मालूम है? अगर नहीं तो आप लिख लीजिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है? 24 सेंटीमीटर है, और हाइट 10 सेंटीमीटर है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमें करना है, देखना है टोटल एरिया कितना था। ये तो छोटा छोटा टाइल्स है, लेकिन बड़ा एरिया कितना है? हमें टोटल एरिया, किस पर हमें ये टाइल्स को बिछाना है। टोटल एरिया was given 1080 मीटर स्क्वायर। अरे ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ? हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, और एरिया, टोटल एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में है। देखो बच्चों, जब तक ना दोनों सेम यूनिट में होते हैं, हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये रेशियो का एक रूल है। तो हमें मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? 1 मीटर इंटू 1 मीटर। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर इंटू 1 मीटर। 1 मीटर को कन्वर्ट करते हैं तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करने से एक के बाद 4 zeros, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे तो लिखते हैं। यानी कि किसी भी मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज करना है तो 10,000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? सो टोटल एरिया इन सेंटीमीटर विल बी 1080 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप फॉर्मूला यही लगाएंगे,
number of tiles required equal to total area divided by area of one tile। तो टोटल एरिया कितना आपका 1080 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 10। 10 से एक जीरो कट जाएगा, 24 से कितना 12 से 12 का टेबल आपको मालूम है, 12 2 ज़ा 24, 12 9 ज़ा 108। 2 से ये कटने वाला है, 5 2 ज़ा 10 और बच गया 3 zeros 1 2 3, यानी कि 9 इंटू 5000, 9 5 ज़ा 45, 3 zeros 1 2 3। इतने टाइल्स लगेंगे, बहुत अच्छा है, इसमें कोई यूनिट का झंझट नहीं है, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ टाइल्स है। तो नंबर ऑफ टाइल्स हमें निकल गया 45,000 टाइल्स। आपने सीखा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट होता है, और बेस क्या होता है आपको अब क्लियर होना चाहिए कि ये अगर 24 है तो यहां से यहां परपेंडिकुलर खींचा गया है, और इसका जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है। बच्चों हमारा 11.1 का नंबर 5 जो हमारा लास्ट सम है, और ये सम होते ही हमारा 11.1 का ये मेंसुरेशन का पार्ट 1 हो जाएगा एंड, क्योंकि 11.2 में हम देखेंगे 3 डायमेंशनल फिगर्स। यहाँ पर जितने भी हम फिगर्स कर रहे हैं वो 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल है, जो 2 डायमेंशनल होता है वो सरफेस एरिया सिर्फ होता है, उसका कोई थर्ड डायमेंशन नहीं होता है। थर्ड डायमेंशन नहीं होता है मतलब कि आप उसको सिर्फ देख सकते हैं, उसके सरफेस पर हाथ रख सकते हैं, लेकिन उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। ये मेरे पास मार्कर पेन है, ये हमारा 3 डायमेंशनल है। ये मेरे हाथ में एनसीईआरटी के बुक है, ये 3 डायमेंशनल है। तो हमें जो, लेकिन ये जो अगर आप देख रहे हैं ये मेरा ब्लैक बोर्ड का सरफेस, ये 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसके में सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ है। अगर आप इसके विड्थ को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं उसी को अगर देखते हैं, तो ये 2 डायमेंशनल है। इसी तरह आप जो भी आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं या 11.1 का जितने भी सम्स किए वो सारे 2 डायमेंशन थे। तो हम ये लास्ट सवाल करते हैं, आप पढ़ सकते हैं। An ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor। तो फ्लोर में डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट शेप्स के फूड पार्टिकल बिखरे पड़े हैं, और एक चींटी क्या है, हम चींटी ये चारों तरफ मूव कर रहे हैं। चींटी तो ऐसे ही खाने के चीजों पर, फूड पार्टिकल्स पर घूमते रहते हैं। तो ये चींटी कुछ स्मार्ट चींटी है, वो एक जगह से शुरू करता है, पूरा जाता है और फिर अपने ओरिजिन पर बैक करता है, क्योंकि शी इज मूविंग अराउंड द फूड कॉर्नर। तो यहाँ पर मार्क करने की बात है, देखिए यहां से अगर चालू होता है, वो शुरू करता है अपना जर्नी, तो पूरा ये कर्व पोर्शन में जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ से बैक करेगा। इसी जैसे यहाँ से अगर शुरू करता है तो पूरा ऊपर जाएगा, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल जाएगा, फिर वर्टिकल नीचे आएगा, फिर ऐसे कर्व पोर्शन में ऊपर से होके इतना जाएगा। थर्ड में भी इसी तरह, अगर ये यहाँ से शुरू करता है तो ऊपर जाता है, कर्व पोर्शन में कवर करता है, फिर ये इतना ही नीचे जाता है, जहां से शुरू किया वहां बैक कर गया। चींटी को भी शायद मेंसुरेशन का चैप्टर बहुत पसंद है, जितना आपको पसंद हो रहा है। चलिए, चींटी बहुत लेबोरियस क्रिएचर होता है। चींटी सच में बहुत हमें प्रेरणा देती है। जिस तरह से चींटी काम करते रहता है, आप भी लगन से अपना काम करते रहिए, सक्सेस तो आपको होना ही है। चलिए हम देखते हैं नंबर 8।
नंबर ए में जैसे हमने बताया, ये चींटी यहाँ से शुरू करता है और पूरा कर्व जगह पर जाता है, तो ये आपको क्या लग रहा है? एक सेमी सर्कल है। इट इज ए सेमी सर्कुलर शेप। तो सेमी सर्कल का आपको सरकमफ्रेंस निकालना है, क्योंकि वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये चींटी अंदर नहीं जा रहा है, चींटी क्या कर रहा है? ऊपर से ऊपर कवर कर रहा है। तो आपको जब भी डिस्टेंस कवर करना होता है तो आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। सर्कल में हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, या तो आप दूसरे शेप में रेक्टेंगल और कोई भी अदर शेप में आप पेरीमीटर बोल सकते हैं। तो देखिए, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में हमें मालूम है 2 पाई आर का हाफ होता है, यानी कि सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई इंटू आर होने वाला है। अब इसका आर कितना है बच्चों? यहां पर अगर डायमीटर, ये तो डायमीटर है ही, दिख रहा है आपका सेमी सर्कल का, ये डायमीटर होता है। तो d इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। सो r इक्वल टू 2.8 बाई 2, 1.4 सेंटीमीटर हो रहा है। 1.4 लिखिए तो 14 बाई 10 लिखिए, बात सेम है। आपको डेसिमल को हटाना तो आता है। तो पाई इंटू आर का वैल्यू कितना हो गया? 14 बाई 10। 7 टू 14, तो आपका आ गया 22 इंटू 2, 44 बाई 10। 44 बाई 10 को जिस तरह से आप 1.4 सेंटीमीटर को 14 बाई 10 लिखे, यहाँ पर 44 बाई 10 पैटर्न को फॉलो कीजिए, तब भी आपका मालूम चल जाएगा। आपको अगर मालूम नहीं है, जीरो हटता है, तो डेसिमल राइट साइड से एक डिजिट जंप करके इधर आता है, तो 4.4 सेंटीमीटर हो गया। सेमी सर्कल का यहां से यहां जो आया आपका निकल गया 2.8 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। इसका कर्व यहां से यहां का डिस्टेंस निकल गया 4.4। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस देखिए, यहां से इतना तो 4.4 हुआ, फिर उसको ये तो बैक भी करना है यहां, यानी कि प्लस टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 4.4 प्लस 2.8, यानी कि वो हाफ सेमी सर्कल को कवर कर रहा है, एक सेमी सर्कल को कवर कर रहा है, फिर ये डायमीटर को भी कवर कर रहा है। यानी कि इसका किसी बुक में आप देख सकते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर, ऐसा लिखा रहेगा। तो आप समझ रहे हैं, 4.4 आपने निकाल लिया सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, और उसके साथ आपको ऐड करना है 2.8। तो ऐड कर लीजिए, 8 प्लस 4 12, 2 हैंड कैरी 1, डेसिमल यूनिट डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर लगाएंगे 4 प्लस 2 6 और हैंड कैरी 1 था 7.2 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल गया। ठीक है, करते हैं हम बी में। सोच लीजिए एंड यहां से शुरू कर रहा है अपना जर्नी, तो 1.5 इधर है, तो ये भी 1.5 ही होगा। तो 1.5 तो हम डिस्टेंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस 1.5 प्लस ये कितना होगा? देखिए, ये है 2.8, इसका डायमीटर है 2.8, डायमीटर है 2.8, तो ये भी तो 2.8 ही होगा। तो 1 प्लस 1.5 प्लस 2.8 प्लस फिर एंड नीचे उतर रहा है, 1.5 कवर करना पड़ेगा उसको, फिर इसको इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये पहाड़ क्या है? सेमी सर्कल है।
तो सेमी सर्कल का हमें मालूम है पाई इंटू आर, और आर क्या है, आर भी है, आर इक्वल टू 2.8/2। यहाँ पर भी है आपका 1.4 यानी कि 14/10। यहाँ पर भी आपका हो गया। देखिए सब कुछ हमने कर लिया। एंड को यहाँ से यहाँ 1.5 जा रहा है, फिर 2.8 आया, फिर 1.5 नीचे आया, फिर यहाँ पर हमारा पाई इंटू आर से हमारा जिस जगह से स्टार्ट किया था उसी जगह पहुंच गया। तो 7 2 4, यहाँ पर 1.5 प्लस 1.5 3 प्लस 3 को ऐसे लिखते हैं, 3.0 लिखते हैं, 2.8 प्लस 44/10, और 44/10 कितना होता है, 4.4। देखिए ये दोनों को पहले ऐड कर लिया, 3 हो गया, 3 प्लस 2.8 और यहाँ आ रहा है 4.4। तो 3.0 2.8 4.4 प्लस करते हैं, 8 प्लस 4 12, एंड कैरी 1 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10। ये तो काफी दूर चल गया, 10.2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड का सवाल कर रहे हैं हम लोग। बहुत मजा आ रहा है। छोटा सा चीटी है, हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। चलिए नंबर सी। अब सी क्या कर रहा है, मान लीजिए यहां से शुरू कर रहा है, तो ये कितना सेंटीमीटर गया, टोटल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। फिर ये सेमी सर्कल को कवर कर रहा है, तो पाई इंटू 22/7 इंटू आर आपका 14/10 कैसे हो रहा है आपको मालूम चल गया, 1.4 हो रहा है, इसलिए पाई इंटू आर 14/10 होगा। प्लस, देखिए प्लस करना है, सिर्फ ये पाई आर लगाए हैं इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमें सारे डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ, फिर इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को, तीनों को एडिशन करना है। तो 2 हो गया, ये डिस्टेंस यहाँ आ गया, प्लस 2, यानी कि 7 2 फिर 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 44/10, यानी कि 4 प्लस 4.4 8.4 सेंटीमीटर। फर्स्ट फुट पार्टिकल को कवर किया 7.2 में, सेकंड को 10.2 में और थर्ड को 8.4 में। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉर विच फुट पार्टिकल शी हैज टू ट्रेवल द मोस्ट। तो आपका आंसर होगा बी। आंसर है बी। In the B, the ant has to travel maximum distance। बच्चों यहीं पर खत्म होता है हमारा एक्सरसाइज 11.1 का सारा सम्स। उम्मीद है आपको सम्स समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो आपको खूब से खूब शेयर करना चाहिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और आप जल्द ही 11.2 भी आ रहा है, आप देखते रहिए मैथलर्न चैनल के साथ। बाय बाय।